हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हाल ही में सीईटी का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अभी उसके फॉर्म भी शुरू हो गए हैं और इस सीईटी में करीब 11 एग्जामी को शामिल किया गया है। यानी अगर आपका सीईटी क्वालिफायर हो जाता है जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स अनिवार्य किए गए हैं, तो आप अगली 11 एग्जामों में जो है एलिजिबल हो पाएंगे। यानी इन 11 एग्जामों में जो वीडियो और ग्राम सेवक जैसी बड़ी भर्तियां भी शामिल है। अगर आपका उद्देश्य है इन एग्जामों में सिलेक्शन लेने का, तो सीईटी एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार इस एग्जाम में मिनिमम जो है आपको 40% मार्क्स उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए और साथ में इसमें एक बड़ा बदलाव जो किया गया है, 1/3 जो है ना वो इस बार नेगेटिव मार्किंग की गई है, जो कि पिछली बार नहीं थी। बट इस बार जो कि पिछली बार की सीईटी का एक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसमें जो है वो टॉप रैंकर्स को शामिल किया गया था हर एग्जाम में। बट इस बार उस कमी को दूर किया गया है और मिनिमम जो है 40% क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। यानी अगर आप 40% मार्क्स या फिर इससे अबाउ ले आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इन 11 एग्जामों के लिए। ठीक है, परंतु जिस प्रकार का लास्ट ईयर सीटी का पेपर आपने देखा होगा, उसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर में 40% मार्क्स लाना बिना तैयारी के कितना मुश्किल होने वाला है, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। यानी आप सीटी एग्जाम को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपकी सीटी एग्जाम में जरा सा भी आपका पैर फिसला और आपकी 40% मार्क्स नहीं आ पाते, यानी टोटल हमारा पेपर 300 का है, ठीक है, 40 का निकालेंगे तो यानी 120 जो है ना नंबर आपके आने चाहिए और करीब 150 सवाल होने वाले हैं इसमें। तो 150 का 40% अगर हम करें तो हम पाएंगे कि भाई आपके मिनिमम जो है ना वो 60 सवाल जो है वो सोल्व होने चाहिए। यानी 60 सवाल होने चाहिए और फिर 120 मार्क्स कम से कम आएंगे। बट चूंकि नेगेटिव मार्किंग है और पिछली बार का आपने पेपर देखा ही था कि उसका लेवल किस तरीके का है, और इस बार आपने जो अभी हाल ही में एग्जाम हुई है उनका पेपर भी आपने देखा होगा जिसमें एलडीसी की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 40% मार्क्स कितना हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को जो है ना वो हल्के में नहीं ले सकते। लास्ट वीडियो में हमने इस एग्जाम के सिलेबस पे चर्चा की थी, जो कि आरएस से भी ज्यादा दिया है। यानी इतना तो आरएस प्रीलिम्स में भी सिलेबस नहीं है जितना इसमें दे दिया गया। परंतु इसकी खास बात यह है कि आरएस में जहां काफी डेप्थ में सवाल बनते हैं, वहीं इस एग्जाम में इतने डेप्थ में एग्जामिनर नहीं जाएगा, तो वो एक हमारे लिए अच्छी बात है। साथ में इस जो एग्जाम में है उसी जो सिलेबस में बात की थी, उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी जो है ना वो एग्जाम में इस टॉपिक सीईटी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी भी जो है ना वो टॉपिक है। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में व आने वाली क्लासों में हम इंडियन ज्योग्राफी का यानी भारत के भूगोल का हम अध्ययन करने वाले हैं। करीब 26 से 27 क्लासों में यह एग्जाम की दृष्टि से जो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बटन को दबाइए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सीईटी एग्जाम है उसमें इंडियन ज्योग्राफी का क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान आ जाता है। भौतिक स्वरूप का मतलब ही ये होता है यानी भौतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, ठीक है, या फिर भौगोलिक स्थलाकृतियां। भौगोलिक स्थलाकृतियों का मतलब है जैसे हम आसपास में जो चीजें, जो पृथ्वी पे हम चीजें देखते हैं वो सभी क्या है, भौगोलिक स्थलाकृतियां, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक स्वरूप दे रखा है। भौगोलिक स्वरूप का सीधा सा मतलब ये होगा कि भाई आपको भारत का पूरा विस्तार समझना है। ठीक है, इसके अलावा जलवायु और मानसून तंत्र दे दिया। प्रमुख नदियां दी है, नदियों के बांध दिए हैं, झीलें दी हैं और सागर दिए हैं। यानी हमारा अफवाह अफवाह तंत्र जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बांध, झीलें, सागर यानी नदी और नदी की सहायक नदियों का अगर सवाल बनता है तो वो थोड़ा सा एक टफ होता है, क्योंकि उसमें आपको सभी नदियां याद होनी चाहिए। बाकी हम ट्रिक से देखेंगे, बहुत आसान है याद करना, कर लेंगे। ठीक है,
उन पे कौन कौन से बांध हैं, झीलें कौन कौन सी है और सागर कौन से है। वन्य जीव व जंतु अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित सवाल है। ठीक है। प्रमुख फसलों में इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी पर आपका मुख्य फोकस रहने वाला है। प्रमुख खनिज में लोहा, आयस, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक है। बात हम फसलों की करें तो फसलों में देखो एग्जाम की दृष्टि से जो सवाल बनते हैं उनमें ये पूछ सकता है, एक तो आपको ये पूछेगा कि कौन सी मृदा में यह होती है, साथ में वर्षा की कितनी मात्रा चाहिए, तापमान कितना चाहिए इन फसलों के लिए। ठीक है, मुख्यतः यही पूछता है। और एक फेमस सवाल सबसे ज्यादा और मिनिमम, मोस्टली एग्जाम में ज्यादा वाला ही बनता है। फिर प्रमुख खनिजों की हम बात करें तो लोहे, एस्क वाले खनिज आ जाते हैं, मैग्जीन आ जाता है, बॉक्साइट आ जाता है, अभ्रक। खनिजों में वह आपको माइंस के नाम यानी खानों के नाम पूछेगा और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा खनिज कौन कौन सा है, और अगर थोड़ा डेप्थ में जाए तो उपयोग पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? उपयोग पूछ सकता है। हालांकि ये वर्ल्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है तो वहां पे ये है ना, वो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी ऊर्जा संसाधन में तो कुछ भी नहीं छोड़ा, अब परंपरागत और गैर परंपरागत आ गई तो भाई कुछ बचा नहीं, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी सभी आ गई इसमें। इसके अलावा हालांकि यहाँ से जो ऊर्जा संसाधन से जो सवाल बनेगा वो हमारे यहाँ अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी उससे संबंधित सवाल बनेंगे, तो ये आपका करंट से हो जाएगा। ठीक है। प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश आ गए, यानी औद्योगिक क्षेत्र वगैरह जो भी है ना, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार। अब यहाँ पे देखो परिवहन के साधन और व्यापार दिया है, यहाँ पे वो बंदरगाहों को मेंशन नहीं किया है, बट बंदरगाह है जो है ना वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि व्यापार है और परिवहन के साधन है और बंदरगाह इन्हीं से रिलेटिव है, तो बंदरगाह हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जल मार्ग जो है ना वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है हमारा सिलेबस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भौगोलिक स्वरूप का, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए समझते हैं हम कि हम भारत का भौगोलिक विभाजन किस आधार पे करते हैं, वह कौन कौन से इसमें टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको इस पेन का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आप इस पेन का भौगोलिक जो आप इसकी व्याख्या कीजिए, भौगोलिक पहचान बताइए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप कहेंगे कि भाई एक तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, राइट, कर सकते हैं नहीं कर सकते, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो संरचना है उस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि कहाँ कैसे कितना क्या है, किस किन पदार्थों से बना है। ठीक है। अब इसकी चूंकि अपन मान लो जैसे अपन को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो थोड़ा अलग है, तो अपन इसका अलग कर लेते हैं। ये इतना इतना क्षेत्र जो है ना वो चूंकि बेलनाकार हो गया, यानी यहाँ वाले क्षेत्र का हम अलग निकाल लेंगे। ये इतना क्षेत्र जो है ना वो छीनक टाइप में हो गया, तो हमने कहा कि इसका एक काम करो, आप 4 टुकड़े कर दो। आगे निप्पल वाला हिस्सा है, निप वाला हिस्सा है, तो इसको अलग कर लो। और इनको हमने कहा कि यार इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके 4 डिवाइड कर लेते हैं, 4 भागों में तोड़ लेते हैं, ताकि हमारी सहूलियत के लिए चीजें क्या हो, आसान हो। फिर हमने कहा कि भाई आंतरिक भाग का भी अध्ययन करना है ना, तो आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए हमने कहा कि यार इसको एक काम करो, ऊपर से कट कर दो, लेयर में डिवाइड कर दो, ताकि मैं इसकी थिंक का पता चले कि इसका मोटाई कितनी है, रिफल वगैरह है तो उसका पता चले, साई वगैरह है तो उसका पता चले। यानी हमने इसका 2 तरीके से विभाजन किया, एक तो हमने इसको क्षैतिज आधार पे यानी हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, एक हमने इसका वर्टिकल किया। ठीक है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम भारत पे अप्लाई करते हैं, हमारे इंडिया पे अप्लाई करते हैं। अब हमें क्या है ना, भारत का भौगोलिक विभाजन करना है। अब चूंकि ये वाला ऊपरी जो हिस्सा है ना, आप सभी को पता है कि ऊपर हमारे यहाँ भारत के ऊपरी जो भाग है उसमें हिमालय वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, इन हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र को आप अलग कर लो, कि हम पर्वतों का अध्ययन अलग करेंगे। फिर अपना ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, ये पठारी भाग आ जाता है। अब देखो पर्वत में ना जो ऊपर का हिस्सा है ना वो शंकु टाइप में रहेगा, और इस शंकु को मैं अगर हटा दूं तो ये बन जाएगा पठार। क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। यानी ये तो हो गया हमारा पठार और ये हो गया हमारा पर्वत, पर्वत और पठार हो गया। ठीक है। और इसी पर्वत की जो अगर 200 मीटर हाइट से अधिक है,
या फिर 200 मीटर हाइट है तो हम उसे कहेंगे मैदान यानी सपाट भाग जो है ना, उसे हम बोल देते हैं मैदान। मैदान के लिए ध्यान रखिएगा हाइट जो है ना वो 200 मीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपना हो गया मैदान, ठीक है। जो समुद्र तटीय इलाके हैं उसे हम कहते हैं तटीय प्रदेश, और जो चारों ओर द्वीप से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम बोल देते हैं द्वीप, जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हम एक काम करते हैं कि हम इन पर्वतों का अलग अध्ययन करेंगे, तो हमने कहा कि भाई चलो ठीक है। फिर अपना यहाँ भारत के जो आंतरिक भाग कहूँ या फिर दक्षिण का भाग कहूँ, दक्कन का पठार कहूँ, तो ये हमारा पठारी वाला इलाका जो अलग आ जाता है। तो हमने कहा कि यार हम जो है ना इस पठार का हम अलग अध्ययन करेंगे। फिर हमारे इधर ये थार का मरुस्थल आ जाता है, जिसमें कच्छ का रण गुजरात में, राजस्थान, थोड़ा पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र भी आ जाता है। हमने कहा यार इस थार का प्रदेश का चूंकि ये पूरा मरुस्थल है तो हम इसका अलग अध्ययन करेंगे। फिर ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आ जाता है, या फिर मैं इसे कहूँ कि उत्तर भारत का, चूंकि ये हमारी उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये उत्तर में है। तो हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहेंगे हम इसके? उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें हमारा यूपी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली यूपी बिहार क्षेत्र, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र और इधर थोड़ा बहुत असम का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान, जो कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से बना है। कैसे बना है अभी समझेंगे, ठीक है। तो ये अपना मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये अपना पठारी हो गया। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, क्योंकि ये तटीय प्रदेश है तो हमने इसे नाम दिया, हमने कहा कि भाई ये प्रायद्वीपीय, क्योंकि तटीय प्रदेश है तो हमने इसे कहा कि इसे हम तटीय मैदान कहेंगे, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से जब हमने विभाजन किया और जब ये द्वीप वाले हिस्से को हमने अलग डिवाइड तोड़ लिया तो हमने पाया कि इस तरीके से विभाजन करने पे हमारे पास एक हिस्सा तो ये हो गया ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र, 2 नंबर पे हमारा पर्वतीय ये मैदानी क्षेत्र आ गया, फिर इधर एक तीसरा नंबर थार का मरुस्थल हो गया, चौथा हमारा पठारी इलाका हो गया, पांचवा हमारा तटीय प्रदेश हो गया और छठा हमारा द्वीप हो गया। तो टोटल हमने भारत को है ना वो 6 भागों में अपनी सहूलियत के लिए हमने भारत के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक बार फिर से, उत्तर पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार या फिर दक्कन का पठार जिसे हम कहते हैं तटीय प्रदेश, थार का मरुस्थल और हमारे द्वीप समूह 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने इसे 6 भागों में डिवाइड कर लिया। अब जो तटीय प्रदेश थे उसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने कहा चूंकि यह पूर्वी हिस्सा पड़ता है तो इसे हमने कहा कि पूर्वी तटीय मैदान, और इसे हमने कहा कि पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा? इसे हमने कहा कि पूर्वी तटीय मैदान और इसे हमने कहा पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारत के भौगोलिक विभाजन कर लिया, ठीक है। जैसे भारत का भौगोलिक विभाजन कैसे किया? एक तो हमारे उत्तर पर्वत का मैदान, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह की हम बात करें तो एक तो हमारा अंडमान निकोबार हो जाता है, दूसरा हमारा यहाँ लक्षद्वीप हो जाता है। जब हम तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो हमने कहा कि एक तो हमारा पूर्वी तटीय हो गया, दूसरा हमारा पश्चिमी तट होगा। पश्चिमी तट में भी एक तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, चूंकि नदियां इन पर्वतीय तटीय प्रदेशों को या फिर पर्वतीय प्रदेशों को विभाजित करती है। जाहिर सी बात है अगर नदी किसी क्षेत्र से आ रही है तो वहां पे वह गार्ज बनाएगी, कैनियल का निर्माण करेगी, जिससे वो क्षेत्र डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम उन दोनों क्षेत्र को जोड़ने के लिए पुल वगैरह का निर्माण करते हैं। तो नदियों के आधार पे हमने इन तटीय प्रदेशों को विभाजित कर दिया, जैसे पूर्व में महानदी कृष्णा और गोदावरी कावेरी के माध्यम से, जैसे आपने नाम सुना होगा कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो विभिन्न इन नदियों के माध्यम से जो तटों का है ना हमने विभाजन कर लिया। फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में भी 2 चीजें होती हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में आ जाए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो ये उत्तर का यानी ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ पे विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियां आ जाती है, छोटा नागपुर वाला पठार आ जाता है। इसके अलावा अजंता की पर्वतमालाएं आ जाते हैं। तो उसे हमने कहा कि उच्च भूमि, क्योंकि वह उच्च है ना, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो हमने कहा उच्च भूमि, उच्च मध्य उच्च भूमि, यानी कि
एमपी वाले क्षेत्र में यह पड़ता है और महाराष्ट्र के उत्तरी वाले हिस्से में, जिसमें मालवा का पठार, मालवा के पठार की मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा, जिसमें कोटा बूंदी झालावाड़ बारावाला जो क्षेत्र आ जाता है ना, उस वो मालवा का पठार जिसे हम कहते हैं, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला से टच में है। ठीक है, तो ये हमारा मालवा का पठार हो गया। छोटा नागपुर का पठार मोस्टली हमारा झारखंड वाले क्षेत्र में आता है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और फिर हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब हम उत्तर के मैदान की अगर हम बात करें तो सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु नदी से लेके शुरू होता है इधर से, पश्चिम से सिंधु से शुरू होता है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक चलता है। अंदर में हालांकि इसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को हम कहते हैं दो आब, यानी दो आब, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र। फिर आता है हमारा उत्तर पर्वत। उत्तर के पर्वत में हम चूंकि इसे हिमालय से ही कहते हैं, हालांकि इसके अलग अलग नाम है, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, अभी हम समझेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सह्याद्री, हिमाद्री, सिवालिक, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, मिसमी, गारो, पटकाई भूमि, मिजो आदि हम समझते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात करते हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पहले हम थोड़ा उत्पत्ति पे चर्चा करते हैं, फिर हम आगे की। तो जैसे आपने कॉन्टिनेंट लिप्थोरी सुनी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि हमारे जो महाद्वीप है, यानी वर्तमान पृथ्वी ये है कि नहीं है, जिसमें अंटार्कटिका नीचे नीचे है, एशिया हो गया, ये अपना अफ्रीका हो गया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान स्वरूप ये है। परंतु आज से करीब 225 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 225 मिलियन ईयर पहले हमारी पृथ्वी के ये सभी कॉन्टिनेंट एक हिस्से में थे, जिसे हमने कहा था पेंजिया। क्या कहा था हमने? पेंजिया, यानी ये सारे हिस्से कहाँ थे? एक ही थे, एक पिंड था। फिर धीरे धीरे इनका विभाजन हुआ, जैसे कि फिर ये ऐसे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, फिर वर्तमान स्वरूप ये हो गया। तो ये वेगनर महोदय ने बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो इस स्वरूप के माध्यम से हमारे इंडिया का निर्माण हुआ, एशिया, यूरोप हुआ। इसी सिलसिले में हमारे जो है ना वो हिमालय का निर्माण होता है, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये था प्रारंभ में। ठीक है, अब देख रहे हो आप, ये हमारी इंडियन प्लेट है, राइट, और ये यहाँ पे चूंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, वो विभिन्न प्लेटों से पृथ्वी बनी है। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया है, और ये धीरे धीरे जो है ना वो समय के साथ ये है किससे टकरा रहा है? एशिया महाद्वीप से टकरा है, जैसे कि ये यहाँ से देखो। अब जैसे ही यहाँ एशिया महाद्वीप से टकराता है, तो आपने एक चटाई के बारे में, सॉरी एक मिनट, आपने चटाई देखी होगी। चटाई यानी चटाई भी कैसी होनी चाहिए, जो कि किससे हो? प्लास्टिक वाली चटाई आती है ना वो। अब वो किसी दीवार की आप टच करके जब उसे पीछे से प्रेस करोगे, यानी उस पर दबाव बनाओगे, धक्का दोगे आगे की ओर, तो आप पाओगे कि उस चटाई में कुछ इस तरीके से वलय बन जाएंगे, राइट। एक भाग ऊपर हो जाएगा जिसे हम अभिनति कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अपनति कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम अभिनति कहते हैं। तो आप पाओगे, प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा ताकि आप समझ के लिए आपकी बेहतर होगा, उसमें कुछ ऐसी वलय बन जाएंगे। ठीक है, चटाई थोड़ी कठोर होनी चाहिए, यानी प्लास्टिक की होनी चाहिए, कपड़े वाली भी हो सकती है, बट देख लेना अगर उसके फोर्स लगाओ तो वो इकट्ठा होने के बजाय यहाँ से मोल्डिंग होना, फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ हमारी पृथ्वी के साथ, सॉरी पृथ्वी के साथ नहीं, हमारे भारत के साथ। जैसे ही भारत जो है ना वो एशियन प्लेट से टकराता है, यानी हमारा भारत जो एशियन प्लेट से टकराता है, तो यहाँ पे टकराव के पश्चात जो पास वाला हिस्सा है, मलबे वाला हिस्सा, वह ऊपर उठ गया, जिससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए आप देखते हो कि हर बार बारिश में उत्तराखंड, मोस्टली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग वाली घटनाएं होती है। लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है कि पर्वतीय भाग का पानी के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से फिसल कर नीचे आ जाना। जैसे अभी केरल में एक लैंडस्लाइडिंग की घटना के उपरांत
करीब 4 गांवों पे मलबा समा गया, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। हालांकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ऐसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि वहां वाला हिस्सा जो है ना वो ज्वालामुखी से बना है, तो ज्वालामुखी वाला क्षेत्र वाला जो हिस्सा है ना वो कठोर होता है, जबकि यह जो है ना वो मलबे से बना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हिमालय वाले क्षेत्र में ना लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए हमारे हिमालय में विभिन्न पर्वतमालाएं हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं क्षैतिज आधार पे और वर्टिकल आधार पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। और जैसे ये हिस्सा उठ के ऐसे हुआ, तो ये यहाँ पे जो गर्त बन गया, उसमें यहाँ पे नदियों, हिमालय नदियों द्वारा अपने द्वारा लाया गया मलबा इकट्ठा होता गया, और इसी के माध्यम से हमारा मैदान क्षेत्र बना, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बना। ठीक है, तो ये थी हमारे हिमालय की निर्माण की बात। अब हम समझते हैं हिमालय से संबंधित कुछ विभिन्न बातों को समझ ले। जैसे कि यह करीब जो है ना वो 100-2500 किलोमीटर तक विस्तारित है। हालांकि इसका लंबाई वगैरह कभी नहीं पूछता। पश्चिम में यह लगभग पश्चिमी हिस्से में करीब 400 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा है वह 60 किलोमीटर है, क्योंकि जैसे ही यानी ये महाद्वीप कोंटेल और ये यहाँ से ये टकराया, तो पूर्वी वाला जो हिस्सा है ना वहां पे दबाव बल अधिक था। क्या था? जो दबाव बल था, दबाव बल का मान जो है ना वो अधिक था, इसलिए पूर्वी का जो हिस्सा है ना वो आपस में सिकुड़ गया, तो उसमें उभार अधिक हुआ। इसलिए पूर्वांचल यानी पूर्वी हिस्से में, यानी नेपाल वाला और या फिर पूर्वोत्तर भारत वाले हिस्से में सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, जिसमें हमारी माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां, कंचनजंगा जैसी चोटियां शामिल हो जाती हैं। तो वो वहां पे दबाव बल अधिक होने के कारण वहां पे उभार जो है ना वो अधिक हुआ। ठीक है, भारत की ओर चूंकि देखो ये हमारा क्या है, उत्तल, जैसे आपने उत्तल लेंस के पढ़ा होगा, ये के इसे हम कहते हैं उत्तल। ठीक है, इस वाले हिस्से को कहते हैं अवतल, यानी ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब देखो एक मिनट, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे है इसकी हमारे हिमालय की, तो आप समझ पा रहे हो ये भारत की ओर क्या है, उत्तल है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, काफी बार पूछ लेता है ये स्टेटमेंट के तौर पे। भारत की ओर हिस्सा जो है ना वो उत्तल है, क्या है, उत्तल है। और जो दक्षिण यानी तिब्बत वाले क्षेत्र या फिर हम चाइना वाले क्षेत्र में, वहां पे कैसा है, अवतल है। कैसा है, अवतल है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चाइना वाले क्षेत्र में उस तरफ अवतल है और इस ओर भारत वाले हिस्से में क्या है, यह उत्तल है। ठीक है, तैतीस सागर के अवशेषों में वलन पड़ने के उपरांत जो है ना वो इसका निर्माण होता है। अब हम भारत को जो है ना वो विभिन्न भागों में, यानी ये जो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, समझने के लिए। देखो एक तो हमने इसका क्षेत्रीय विभाजन किया, ठीक है। दूसरा हमने इसका विभाजन किया नदी के आधार पे। किसके आधार पे, नदी के आधार पे, या फिर मैं यूं कहूं कि इसका हमने प्रादेशिक विभाजन किया। कैसा विभाजन किया, प्रादेशिक विभाजन किया। यानी एक तो हमने इसको नदियों के आधार पे डिवाइड कर दिया, दूसरा हमने इसको क्षैतिज आधार पे किया। जब हमने क्षैतिज आधार पे यानी कुछ ऐसे जब हमने इसका किया, तो हमने पाया ऊपरी वाले हिस्से को हमने कहा कि ट्रांस हिमालय। क्या कहा हमने इसे कहा ट्रांस हिमालय। फिर हमारा आ जाता है वृहत हिमालय, इसे ही हम कहते हैं आंतरिक हिमालय। ठीक है, फिर और नीचे वाले हिस्सा आ जाता है लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। फिर आता है हमारा शिवालिक, और फिर अगेन आता है हमारा इधर पूर्वी वाला हिस्सा हमारा उत्तर पूर्वी, यानी ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये हमने क्षैतिज आधार पर ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम। एग्जाम में अगर पूछे उत्तर का दक्षिण क्रम तो ध्यान रखिएगा ऊपर ऊपर ट्रांस, वृहत, लघु और शिवालिक, क्योंकि शिवालिक वाला क्षेत्र। फिर हमने नदियों के आधार पे, चूंकि यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी, नदियां भी डिवाइड करती हैं, जिनमें हमने इसे कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, विभिन्न तरीकों के नामों से इसे नवाजा है। ठीक है,
तो देखो ये हमारी सिंधु नदी है, इधर है कि नहीं है, सिंधु नदी है। फिर सिंधु के बाद में हमारी यहाँ कुछ ऐसी नदी जो आती है वो हमारी आती है सतलज नदी। नेपाल के जस्ट तट से होके निकलती है एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। फिर आगे नेपाल से आगे जो हमारी आती है वो हमारी नदी आती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी। और फिर आगे ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है जिसे हम दिहांग नदी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र कहूं मैं या फिर दिहांग नदी कहूं, तो इन नदियों के आधार पे हमने इसे याद करना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे इधर कौन है? सिंधु नदी है, और इधर लास्ट में पूर्वी भाग में आपको पता है इधर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। नेपाल के जस्ट उत्तरी छोर में यानी सिक्किम वाले हिस्से में तीस्ता आ जाती है, और इधर फिर काली आ जाती है, सतलज आ जाती है, यानी सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, राइट। अब जो सिंधु और सतलज का क्षेत्र है, अब आप कहोगे हम एक काम करते हैं इसे नाम देते हैं, ठीक है। नाम क्या दें? जैसे आप कह सकते हो कि यार जम्मू कश्मीर नाम देते, बट जम्मू कश्मीर नाम देंगे तो ये वाला हिस्सा भी आएगा, बट ये वाला हिस्सा तो इसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो इधर सतलज और काली नदी के मध्य आ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर नाम नहीं दे सकते। बट ये पंजाब इसमें चूंकि पूरा कवर होता है, तो हमने इसे कहा कि ये हमारा पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है? ये हमारा जो है ना वो पंजाब हिमालय है, ठीक है, पंजाब हिमालय हो गया। फिर हमने कहा कि यार ये जो सतलज और काली सिंधी नदी है इसे हम नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा नाम दे दिया? इसे हमने कहा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुमायूं हिमालय। आगे काली सिंधी और तीस्ता के मध्य चूंकि पूरा को पूरा नेपाल है, तो इसे हमने नाम दे दिया नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य क्या है? असम है, तो इसे हमने बोल दिया असम हिमालय। क्या नाम दिया हमने इसे? हमने इसे कहा असम हिमालय, ठीक है। यानी जैसे ही हमने भारत का पलवी विभाजन किया तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? सिंधु से शुरुआत की थी। सिंधु से चलेंगे कहाँ तक चलेंगे? सतलज तक चलेंगे, सतलज तक चलेंगे। इस वाले हिस्से को हम कहेंगे पंजाब हिमालय। सतलज से शुरू होंगे और काली तक चलेंगे, इस वाले को हम कहेंगे, काली से याद कर लेना, कुमायूं। कुमायूं, ठीक है। फिर काली से शुरू होंगे, तीस्ता तक अपन चलेंगे, तीस्ता वाले क्षेत्र को नेपाल आ जाता है, तो हम इसे कहेंगे नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से शुरू होंगे, ब्रह्मपुत्र तक चलेंगे हम, तो इस ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य को जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय, ठीक है। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अब एग्जाम की दृष्टि से देखो सवाल क्या बनते हैं। एक तो ये पूछेगा कि भाई सतलज और काली सिंधी के मध्य कौन सा क्षेत्र है, या फिर काली और तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय का कौन सा भाग है। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। अब पंजाब हिमालय में भी विभिन्न जो श्रृंखलाएं बनती है उसे देखते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से, चूंकि हम क्षैतिज आधार पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले पंजाब हिमालय की चर्चा कर लेते हैं। पंजाब हिमालय में भी विभिन्न चोटियां, विभिन्न श्रृंखलाएं बनती हैं, हम उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी है? पंजाब हिमालय, ठीक है। सबसे पहले तो जो श्रृंखला आती है वो आती है कराकोरम। कराकोरम, कराकोरम के पश्चात यहाँ आ जाएगी फिर लद्दाख, लद्दाख रेंज आ जाएगी, लद्दाख के पश्चात आ जाएगी जास्कर। इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आप इसे कलेजा से याद कर सकते हैं, कलेजा, कलेजा मतलब कालजा होता है ना अपना, तो कलेजा से याद रखने का। कैसे? कराकोरम, लय से, लद्दाख, जा से, जास्कर। इनका ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण यह क्रम है, ध्यान रखिएगा। पंजाब हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलेजा से हम इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा कुमायूं।
कुमायूं हिमालय, राइट, या फिर हम इसे कहते हैं कुछ किताबों में इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से नाम भी मिलता है। इसमें इस कुमायूं हिमालय के शॉर्ट ट्रिक आप ये याद रखना कि कुमायूं हिमालय में कौन है, भगवान शंकर है। कौन है, भगवान शंकर है। अब आपको सभी को पता है भाई बद्रीनाथ कहाँ मिलेंगे आपको, भगवान शंकर का स्थान है ना, बद्रीनाथ हो गए। दूसरा हमारे आते हैं केदारनाथ, केदारनाथ आते हैं, यानी ये भगवान शंकर के हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब जहाँ पे भगवान शंकर होंगे वहां पे कौन होंगे, नंदी होंगे। तो नंदी से याद रखेगा नंदा देवी, पर्वतमालाओं के नाम है ये, नंदा देवी। अब जहाँ पे भगवान शंकर है, नंदी भी आ गया, तो भाई भगवान का अस्त्र यानी उनका त्रिशूल तो होना ही होना है, तो त्रिशूल पर्वतमाला होगी। तो कुमायूं में कौन है, कुमायूं में भगवान शंकर है। तो वहां पे बद्रीनाथ और केदारनाथ मिलेंगे आपको, जहाँ पे शंकर होंगे वहां पे नंदी होगा ही होगा और त्रिशूल भगवान का साथ में होगा। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल जो है वो कुमायूं हिमालय की पर्वतमालाएं हो जाती है। नेपाल हिमालय में कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि वहां पे जाके फिर क्षैतिज विभाजन हो जाता है यहाँ वाले क्षेत्र में, नेपाल वाले क्षेत्र में। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ जैसे शिखर है। नेपाल हिमालय की करीब 800 किलोमीटर इसकी हाइट है, लंबाई। असम हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। असम हिमालय में जो है ना वो कुछ श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं असम हिमालय। हमारा जो पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहते हैं इसे, कौन सी पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, या फिर मैं कहूँ कि इसे हम क्या कहेंगे, असम हिमालय, ठीक है। अब असम हिमालय में देखो, इसमें कुछ चोटियों के नाम जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक चोटी है, उसे हम कहते हैं डाफला, क्या कहेंगे, डाफला कहेंगे, ठीक है। फिर डाफला के बाद में आ जाएगी हमारे अबीर की, अबीर पर्वतमाला आ जाएगी। कौन आ जाएगी, अबीर आ जाएगी। फिर अबीर के इधर यानी जो अपना भारत और इधर चाइना हो गया, और इधर कौन हो गया, बर्मा, जिसे प्रारंभ में बर्मा कहते थे, वर्तमान में क्या कहते हैं, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। वहां वाले क्षेत्र में आ जाएगी मिसमी। कौन सी आ जाएगी, मिसमी, यहाँ लिख देता हूं मैं, मिसमी आ जाएगी। इस मिसमी को जो है ना, यानी ये तो हमारी होगी अबीर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में समझते हैं, आई थिंक मोस्ट बेटर रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ वाले क्षेत्र जो आ गया वो क्या हो गया, डाफला हो गया। फिर डाफला के आगे हमारे ये वाला जो क्षेत्र हो गया उसे हम कहेंगे अबीर हो गया। ये बहुत पूछता है मिसमी वाला, क्योंकि एक तो ये है ना बॉर्डर पे हो गए, बॉर्डर भी 300 लगता है, भारत का लगता है, चाइना का लगता है, म्यांमार का लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मिसमी जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति है, मिसमी जनजाति भी रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिसमी जनजाति रहती है। फिर नीचे आ जाती है पटकाई, क्या पटकाई, पटकाई यानी पूर्वांचल में पटकाई, ठीक है। फिर उसके नागालैंड में नागा आ गई, ये तो बहुत ईजी है, नागालैंड वाली। मिजोरम में मिजो बोल देते हैं हम इसे, नागा में नागालैंड बोल देते हैं, ठीक है। नागा, मिजो, पटकाई, मिसमी, इनका क्रम महत्वपूर्ण है, ऊपर से नसी यानी मिसमी। फिर मिसमी को पटकाई, नाग ले भागा मिर्जापुर, क्या हो गया, मिसमी को पटकाई, नाग ले भागा मिर्जापुर। तो मिसमी, पटकाई, नागा और मिर्जा, मिजो, मिजो, ये हो गई हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है। अब हम भारत को, अब हमने देखो, हम जैसे ही भारत भारत के भौगोलिक स्वरूप की बात कर रहे थे, तो हमने इसका भाई क्षेत्र तो डिवाइड कर दिया। अब हम इसको करते हैं उधर इससे, यानी उत्तर से, पूर्व से पश्चिम में हम इसे डिवाइड करते हैं। और हम समझते हैं कि पूर्व से पश्चिम में जब हम डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सी पर्वतमालाएं आती हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखो, सबसे ऊपर ही ऊपर, या फिर मैं यूं कहूँगी, क्योंकि अपन यहाँ वाले क्षेत्र को इग्नोर करते हुए चलेंगे, इतना ही बात करेंगे अपन, क्योंकि पूर्वांचल वाला हिस्सा तो सभी, ये जितनी भी श्रेणियां वो सभी एक हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है उत्तर में हमारा ट्रांस हिमालय। क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के पश्चात हमारा हिमालय आता है
वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, इसे ही हिमालय को कहते हैं हम आंतरिक हिमालय। कौन सा हिमालय? आंतरिक हिमालय। फिर आंतरिक हिमालय के पश्चात हमारा आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम कहेंगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, एक ही बात है। मध्य हिमालय के पश्चात हमारी आ जाती है शिवालिक। क्या आ जाती है? शिवालिक। अब यानी पश्चिमी हिस्से में तो ये सभी क्या है? चौड़ी है, और यहाँ वाला जो इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो करीब करीब 400 किलोमीटर है। ठीक, और आगे ये सभी श्रेणियां आगे पूर्वांचल में जाके एक में एक हो जाती हैं, तो वहाँ वाला जो हिस्सा है ना वो 160 किलोमीटर, वो भी मैंने आपको बताया कि दबाव बल अधिक होने के कारण ये आगे श्रृंखलाएं जो है ना वो आगे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय। फिर हमारा आता है वृहद आंतरिक हिमालय, फिर आता है मध्य लघु हिमालय, फिर आता है हमारा शिवालिक हमारे। अब कुछ एक दो कीवर्ड्स हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय को जो लाइन अलग करती है, क्योंकि ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, मध्य क्या होगी? खाई होगी, खाड़ी होगी। सॉरी, खाड़ी तो वहां होती है समुद्र तटीय क्षेत्र में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं घाटी। तो यहाँ पे इसको हमने नाम दिया सचर जोन। कौन सा जोन? सचर जोन। इसे हमने नाम दिया सचर जोन। फिर जो मध्य में है, मध्य में हमारे से मैन आदमी होता है, तो याद रखिएगा मैन सेंट्रल कहाँ होगी? मैन आदमी कहाँ होगा? मध्य में होगा। तो मैन सेंट्रल लघु हिमालय और आंतरिक हिमालय को डिवाइड करता है। और फिर जो लघु और शिवालिक यानी जो अंत में बैठते हैं, चूंकि बैंक वेंचर होते हैं तो वो हमेशा ग्रेट होते हैं, तो इसे हम कहेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉरेस्ट। राइट, लास्ट बैंक वेंचर होते हैं तो वो क्या होंगे? ग्रेट होंगे। या फिर ऐसे ही कर लो कि जो शिवालिक है अर्थात भगवान शंकर, तो भगवान शंकर क्या है? ग्रेट है। भगवान शंकर के बाद में जो भी आएगा वो क्या होगा? शंकर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, यानी लघु होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी सबसे पहले भगवान शंकर आएंगे, यानी शिवालिक हो गया। भगवान शंकर के बाद में जो भी आएगा वह तो लघु ही होने वाला है। अब जो लघु होगा वह कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा? वृहद हो जाएगा, यानी उसका बुढ़ापा आ जाएगा। तत्पश्चात वह ट्रांस हो जाएगा, यानी इस पृथ्वी से, इस धरा से ट्रांसफर होके त्रिलोक में, परलोक में, जहाँ पे भी वह स्वर्ग नर्क जाएगा वहां चला जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि शिवालिक यानी भगवान शंकर, शंकर के बाद में जो भी आएगा वह लघु होगा। लघु कुछ समय पश्चात वृहद होगा, यानी उसका वृहद हो जाएगा। वृहद होने के पश्चात उसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, तो ट्रांस हिमालय। तो शिवालिक, मध्य, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और लघु वृहद हिमालय के मध्य सचर जोन आएगा। तीन नाम है सचर जोन, मैन सेंट्रल और ग्रेट। क्योंकि भगवान शंकर ग्रेट है तो ध्यान रखिएगा शंकर और लघु के मध्य ग्रेट है, लघु और वृहद के मध्य मैन आदमी। मध्य में कौन होगा? हमेशा मैन आदमी होगा, तो मैन सेंटर मध्य में होगा। फिर बचा खचा सचर जोन हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा। अब इन हिमालय ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बारी बारी से इन पे चर्चा करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय पे, इस पे ट्रांस हिमालय पे चर्चा करते हैं सबसे पहले। फिर हमें हिमालय पर्वत पे बात करेंगे, लघु हिमालय पे बात करेंगे, हम शिवालिक पे बात करेंगे। ठीक है, एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है जो मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। क्या है? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां नहीं आई। और इनका क्रम है, उत्तर से शुरू होती है, यह दक्षिण की ओर जाती है। उत्तर से शुरू होती है, कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। कलेजा, जो कि हमने पहले भी जाना था, कलेजा, पीर, धो, शिव। क्या हो गया कि कलेजा, पीकर, धो, शिव। कलेजा, पीर या फिर पीकर, धो, शिव। ठीक है, कलेजा, पीर, धो, शिव।
तो कलेजा से याद रख सकते हो आप। कैसे क्या हो गई, कराकोरम, लय से लद्दाख, जा से जास्कर, पीर से पीर पंजाल, धो से धौलाधर, शिव से शिवालिक। ठीक है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी चर्चा कर रहे थे, अपन हमारे ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे भाई। आओ ट्रांस हिमालय, अपन तुम्हारा पोस्टमार्टम करते हैं अभी। ट्रांस हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्यों होता है ट्रांस हिमालय, आओ बात करें। तो ट्रांस हिमालय चूंकि अधिकांशतः भाग इसका तिब्बत में है, किसमें है, तिब्बत में है। अब तिब्बत में है तो इसका हम नाम दे देते हैं तिब्बत हिमालय। क्या कहेंगे हम, तिब्बत हिमालय। भाई तुम्हारा भाग ही तिब्बत में है तो तिब्बत हिमालय हो गया। अब तिब्बत में है तो आप समझ सकते हो कि शिमालिक यानी कैलाश पर्वत श्रृंखला कहाँ आ जाएगी, तिब्बत में आ जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी श्रृंखलाएं आ जाती हैं, कराकोरम यानी हमारा कलेजा, एक तो हमारा कलेजा आ जाएगा। कलेजा, जब भी मैं कहूँ कलेजा तो याद रखें कैसे, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यानी कराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आ जाएगी। इसके अलावा ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, तो आपको पता है ना तिब्बत में हमारा कौन सा है, शिवालिक है। क्या है, सॉरी शिवालिक नहीं, कैलाश पर्वत है। कहाँ है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। जैसे हम काफी बार चाइना और इंडिया की कंट्रोवर्सी होती है तो हम कहते हैं कि चाइना जैसे हमारे अरुणाचल वाले हिस्से वो कहता है कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, तब हमारे यहाँ पे कुछ व्यंग्य के तौर पे कहते हैं कि भाई चूंकि कैलाश पर्वत है भगवान शंकर का है, और शंकर का जुड़ाव कहाँ से है, हिंदुस्तान से है, भारत से है, हिंद से है, हिंद प्रदेश से है, जम्बू द्वीप से है। तो हम कहते हैं कि भाई कैलाश पर्वत हमारा है, इसलिए तिब्बत भी किसका है, हमारा है। चूंकि यह कैलाश पर्वत कहाँ है, तिब्बत में है। तो कलेजा कहाँ है हमारा, कैलाश में है। कलेजा कहाँ है हमारा, कैलाश में। तो कलेजा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है केटू गोडविन आस्टीन इसे कहते हैं। इसकी हाइट महत्वपूर्ण हो जाती है 11 मीटर हाइट है इसकी, जो कि ट्रांस हिमालय के मध्य ट्रांस हिमालय में है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी पहली तो कौन हो गई हमारी, जो पहली तो वहाँ नेपाल में है ना सबसे ऊंची चोटी, फिर हमारी केटू आ गई 86-11 मीटर। गार्डविन आस्टिन कराकोरम पर्वत रेंज में आती है, कौन सी रेंज में आती है, कराकोरम पर्वत रेंज में आती है। विश्व में सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। एक नाम और क्या था, राकापोसी, नाम से पता चलता है कि भाई ये तो तीव्र ही होगी। तो विश्व में सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है राकापोसी। इसके अलावा ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी में पामीर का पठार और पूर्व की कैलाश पर्वत श्रेणियां आपस में मिलती हैं। विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर, बाटू ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा कराकोरम श्रेणी उच्च, इसे एशिया की रीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एशिया की रीड कहते हैं, क्योंकि यह एशिया की रीड कहते हैं कि पामीर के पठार से टच होती है। और आपको पता है कि जो जेट स्ट्रीम है उनको डिवाइड करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो एशिया की रीड किसे कहेंगे, हम इसे कहेंगे। सिंधु नदी बहती है लद्दाख श्रेणी की जुम्बी बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत में इसे गार्ज बनाता है, यानी सिंधु नदी इसे गार्ज बनाती है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो जाता ट्रांस हिमालय की। अब हम बात करते हैं अपने हिमालय पर्वत की, या फिर मैं कहूँ कि हमारे किसकी बात करेंगे, बृहद हिमालय की, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या फिर हिमालय एक ही बात है, समझते हैं क्या होता है हमारा बृहद हिमालय। तो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक यह धनुष के शेप में है। नंगा पर्वत से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, नामचा बरवा दर्रा तक जाएगा। ठीक है, वहां तक यह धनुष की शेप में है। कैसे शेप में, धनुष की शेप में। दबाव बल की अपेक्षाकृत कम तीव्रता के कारण हिमालय का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा व कम ऊंचा है। ठीक है, अभी जो मैंने बताई थी कि दबाव बल के कम के कारण यह क्या है, इसकी हाइट अधिक है। ठीक है, पूर्वी भाग का और अधिकांश तीव्रता होने के कारण, दबाव बल अधिक होने के कारण जो है ना वो इसकी हाइट क्या है, सर्वाधिक है।
अब हाइट सर्वाधिक है तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक चोटियां भी कहाँ पाई जाएंगी, यहीं पे पाई जाएंगी। तो कौन कौन सी चोटी है? हाइट के अनुसार है, ऊंचाई के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सबसे प्यारा नाम आता है हमारी एवरेस्ट का। नेपाल में है, भारत में नहीं है। 8848.6 मीटर, 0.6 हाल ही में वृद्धि हुई थी, बट आप 8848 मतलब 8848 याद रखे आप, ठीक है। एवरेस्ट के बाद में हमारी आ जाती है, कौन आ जाएगी फिर? कंचन आ जाएगी, यानी कंचन जंगा आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद कंचनजंगा, कंचन के बाद में आ जाएगी हमारा मकालू, कौन आ जाएगी? मकालू। फिर हमारा आ जाएगा धौलागिरी, धौलागिरी। फिर आता है हमारा नंगा या फिर नंगा पर्वत। फिर आता है हमारा नंदा, नंदा के बाद में आ जाएगा हमारा नामदा या फिर नामचा। कंचनजंगा की अगर बात करूँ तो इसकी हाइट है 8598, कोरों की ऊंचाई का इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो एवरेस्ट, कंचन, मक्का, धोला, नंगा, नंदा, नामचा। इसकी एक और जो शानदार जो ट्रिक है वो ये है, एक मैं दो नंगा, या एक मैं दो नंगा नंद नाम, नंद नाम, एक मैं दो नंगा नंद नाम। तो ए से याद रखिएगा अपनी एवरेस्ट हो गई, कैसे कंचनजंगा, मैं से मकाओ हो गई, दो से धौलाधर हो गई, नंगा से नंगा पर्वत हो गया, नंद से नंदा देवी हो गई, नाम से नामचा हो गया, पर्वत हो गया। ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम है, यानी सबसे ऊंची नंबर 1, नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप सीधा सा ट्रिक याद रखिएगा कि एक मैं दो नंगा नंद नाम, एक मैं दो नंगा नंद नाम। तो एक से एवरेस्ट, ए से एवरेस्ट, क से कंचनजंगा, दो से धौलाधर, न से नंगा, और नंद से नंद, और नाम से नाम। तो हिमालय के पर्वत में, वृहद हिमालय में हमें यही याद रखना है, ठीक है। सचर जोन वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता ही है, आपको याद ही होगा। सचर मध्य में मैन और अंत में ग्रेट है, ठीक है। फिर हमारा आता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। कौन आएगा? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसे हम कहते हैं लघु हिमालय। क्या कहेंगे हम इसे? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, मध्य हिमालय नहीं, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय। वृहद हिमालय कहेंगे इसे हम, आंतरिक हिमालय कहेंगे इसे। और जो ये ट्रांस हिमालय जो है ना पर्वतमाला, इसके आगे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को कहते हैं हम हिमालय पर्वत। ये यहाँ पे मिस हो गया, थोड़ी वृहद नहीं होगा, ये ट्रांस वाला हिस्सा होगा। फिर आता है हमारा महान हिमालय या फिर हमारा वृहद हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? आंतरिक हिमालय भी कहेंगे। इसका जो भाग है ना, आंतरिक भाग, वह अजैविक चट्टानों से बना है, जिसके ऊपर परतदार चट्टानें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। और आंतरिक भाग अजैविक चट्टानें यानी ग्रेनाइट, निस यानी अवसादी चट्टानों से बना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? यहाँ पे जीवाश्म अवशेष मिल सकते हैं, संभावना है। महान हिमालय की औसत हाइट जो है ना वो करीब करीब 16 या फिर 6100 मीटर है, ठीक है। दक्षिण ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफी तीव्र है, यानी जो दक्षिण का ढाल है वो उत्तरी हिस्से की तुलना में दक्षिण का जो हिस्सा है वो काफी तीव्र है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा, बरवा आदि जो है ना महत्वपूर्ण शिखर जो है ना वो इसमें शामिल हो जाते हैं। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ना वो कहाँ पे आएगी? कंचनजंगा जो है ना वो कहाँ पे आएगी? इसी हिमालय में, यानी महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, जो कि विश्व में, वर्ल्ड में तीसरे नंबर में। पहले नंबर पे एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे केटू है, तीसरे नंबर पे अपनी कंचनजंगा आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा,
कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा आदि जो है ना वो इस हिस्से में पाए जाते हैं। इसके अलावा बुर्जिला, जोजिला, सिपकिला महत्वपूर्ण दर्रे हो जाते हैं। दर्रों पे हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें विभिन्न दर्रे आ जाएंगे, वो सभी हम एक ही क्लास में निपटारा कर लेंगे। जैसे नीति, माना, आपने आप काफ़ी बार नाम सुना होगा, जोजिला का नाम सुना होगा, बुर्जिला का नाम सुना होगा, आपने नाथुला का नाम सुना हुआ होगा। तो ये बहुत सारे दर्रे हो गए। रोहतांग का तो आपने सुना ही सुना होगा। फिर हमारा आता है लघु हिमालय। कौन सा क्षेत्र आ गया? लघु हिमालय। लघु हिमालय औसतन ऊंचाई इसकी 3000 से 4,500 मीटर है, बट हाइट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। इसमें एक जो है ना लघु हिमालय में कश्मीर घाटी में एक नाम है। कश्मीर घाटी में जो हिमालय निक्षेप होते हैं, यानी सॉरी हिमालय के नहीं, हिमोड के, यानी कि जो मतलब बर्फ है, हिमोड है, उसके जो निक्षेप होते हैं उससे एक भौगोलिक आकृति यानी संरचना बनती है, भौगोलिक आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं करेवा। तो ये करेवा महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि कश्मीर में होता है, जो कि केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये पूछ सकता है कि करेवा भाई चूंकि ये हिमोड निक्षेप है, हिमोड के बनावा यानी हिम के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। स्थलाकृति स्थल पे उपस्थित आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। तो करेवा जो है ना वो स्थलाकृति है जो कि हिमोड निक्षेप पे बनी है। कश्मीर हिमालय में है, सॉरी कश्मीर हिमालय में नहीं, कश्मीर में है। करेवा है वो केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं हम। कौन सी श्रेणी? महाभारत, महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो एक तो हम इसे महाभारत श्रेणी कहते हैं और एक दूसरा इसका नाम लघु हिमालय है। जम्मू कश्मीर और फिर पंजाब पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी इसमें सबसे बड़ी श्रेणी आ जाती है। ठीक है, दूसरा एक और चीज जो लघु हिमालय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है, जैसे ये हमारी आ गई जम्मू कश्मीर पर्वत श्रृंखला, फिर इसके बाद आ जाती है धौलाधर, धौलाधर के बाद में आ जाएगी मसूरी। कौन आएगा? मसूरी आएगी। मसूरी के पश्चात आ जाएगी हमारी महाभारत। मतलब ये रेंज है, जैसे कि ये पूरा क्या है लघु हिमालय। तो इसमें बीच बीच में अभी मैंने जो आपको बताया ना, नदियों द्वारा गार्ज बनता है, गार्ज के माध्यम से क्या हो जाएगी, इनमें दरार आ जाएगी। जैसे कि हमारी दीवारों में क्या होती है? दरार होती है। दीवार में क्या होती है? दरार होती है। दरार का ही बड़ा रूप है दर्रा। है दरार का ही बड़ा रूप है दर्रा। जाहिर सी बात है, जैसे दरार कहाँ होती है? दीवार में होती है। दीवार भी पत्थर की बनी हुई होती है और हमारा दर्रा भी कहाँ होता है? पत्थर में होता है। यानी पहाड़ को तो तोड़ दें तो बीच वाले हिस्से को हम दर्रा कह देंगे। तो दरार का बड़ा रूप ही क्या है? दर्रा। तो ध्यान रखिएगा, दरार का बड़ा रूप दर्रा है। तो इन्हीं दर्रों से हमारी नदियां बहती हैं जिस कारण से इनका डिवाइड हो गया। तो ये लघु हिमालय की श्रेणी है हमारी। इधर पश्चिम से पूर्व वाला, पश्चिम से पूर्व है, क्षैतिज नहीं है इस बार, उत्तर से दक्षिण नहीं है, पश्चिम से पूर्व है। जम्मू कश्मीर, धौलाधर, मसूरी, महाभारत। याद कैसे करेंगे? जम्मू को धो दिया मसू ने, महान बन गया। इसको जम्मू को धो दिया मसू ने और महान बन गया। भाई जम्मू को यानी जम्मू कश्मीर को धो दिया, धो दिया किसने? मसू ने, और महान बन गया। क्या बन गया? महान बन गया। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, धौलाधर, मसूरी और महाभारत जो है ना वो इनका क्रम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। धौलाधर श्रेणी में यहाँ कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। मसूरी श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है, धौलाधर पीर पंजाल दक्षिण में अवस्थित है। इसके अलावा लघु हिमालय ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों में कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग का आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहते हैं, जिनमें पयार भी कहते हैं कुछ दिनों। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन भी है। हिल स्टेशन का सामान्य से मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसा व्यू जहाँ से आपको प्रकृति का आनंद ले सके, उसे हम हिल स्टेशन बना देते हैं, जो कि जोग्राफिकल तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हिल स्टेशन में आपने शिमला, मसूरी का नाम आपने सुना होगा ना भाई। शिमला का नाम सुना होगा, मसूरी तो यहाँ पे श्रेणी भी है तो मसूरी तो होगा ही होगा।
तो शिमला और मसूरी है, इसके अलावा सोनमर्ग है। ठीक है, सोनमर्ग किसे कहेंगे, मर्ग हम कहेंगे यहाँ पे जो मैदान है, घास के मैदान है, उसे हम कहते हैं मर्ग। तो यहाँ पे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। ठीक है, वो हमारे महत्वपूर्ण जाते हैं। दक्षिणी ढाल जो है ना वो इसकी नग्न है, अत्यधिक वर्षा के कारण है। और काठमांडू और लघु हिमालय महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी है। कुछ ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं लघु हिमालय की दृष्टि से। इसमें कुछ दर्रे भी हैं, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बारालाचा, रोहतांग, जो कि हमारे लिए अभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम याद करेंगे। अंतिम आ गया हमारा या फिर आज की क्लास का अंतिम टॉपिक शिवालिक। ठीक है, शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय, क्योंकि भाई सबसे बाहर तो यही है ना, बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या फिर यूं कहूं कि मैं अपना बाह्य हिमालय। तो शिवालिक की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 900 से 1200 किलोमीटर होगी। 1200 मीटर, सॉरी किलोमीटर मीटर। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, इसके अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं क्या होंगी, सर्वाधिक होंगी। उनमें वलन पड़ने से क्या हो गया, उसका निर्माण हुआ है। अवसादों से अवसादों में वलन पड़ा जिससे इसका निर्माण हुआ। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं, घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। समतल घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहते हैं। याद रखिएगा कि जो दून है वो नीचे समतल घाटियां हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको मर्ग बताया वो क्या थे, वो थे घास के मैदान। घास के मैदान थे जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग। इसके अलावा दून में जैसे आपने देहरादून का नाम सुना है, देहरादून का नाम सुना है। इसके अलावा आपने हरिद्वार का नाम सुना है। ठीक है, हरिद्वार का नाम सुना है। तो ये भी क्या है, अपने दून है, द्वार है, जो पूर्व में द्वार कहते हैं इन्हें, और वैसे क्या कहते हैं इन्हें। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। तराई और बेसिकली अभी हम गंगा नमना युवाब क्षेत्र या फिर उत्तर का मैदान पढ़ेंगे तो हम समझेंगे बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश क्या होते हैं, अभी हम चलेंगे। शिवालिक और भारत के मैदान को मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है ना वो शिवालिक और भारत को, या फिर मैं यूं कहूँ कि भाई हिमालय और मैदान को जो रेंज अलग करती है उसे हम कहते हैं कि मैन बाउंड्री फॉल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन बाउंड्री फॉल्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे शिवालिक। एक हम पूर्वांचल की बात कर ही रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल श्रेणियों की हमने बात की थी। तो पूर्वांचल श्रेणियों में हमने जान लिया था कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी है। एक तो हमारी डाफला थी, या फिर मैं कहूँ कि भाई हमारा एक तो कौन था, डफर इंसान था, डाफला थी। फिर एक हमारी अबीर थी, मीरा, मिस्मी थी, यहाँ पे मिस्मी आ जाता है। फिर हमारी पटकाई, मिस्मी को पटकाई और नागा मीजो, मिस्मी को नागा ने पटकाई और बन गया मीजो। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, पटकाई, भूम। तो इनका जो है ना वो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। इसका ऊपर से नीचे या फिर उत्तर से दक्षिण। एग्जाम में ये क्रम ही पूछता है इनका कि भाई क्रम से जचाओ, और हमें क्रम याद करना है। क्रम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक को याद कर लेना, रटने वाली कोई बात है नहीं। टॉपिक आपने समझ ही लिया है। तो हम बात कर रहे थे पूर्वी हिमालय की, या फिर पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वी हिमालय, या फिर मैं यूँ कहूँ कि भाई हमारा पूर्वांचल हिमालय हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि इसकी सीमा रेखा निर्धारित करती है। ये आपको पता ही है, जो कि हम थोड़ी देर पहले ही तो डिवाइड किया था। ठीक है, क्रम महत्वपूर्ण है। क्रम में कौन होगी, सबसे पहले अपना डफर इंसान आएगा, यानी डॉफला। क्या जाएगा, डफला भी कहते हैं, कई किताबों में डफला लिखा हुआ है, या फिर हम सहूलियत के लिए डाफला कहेंगे। ठीक है, फिर अपनी आती है मीरी। ये जनजातियों के नाम पे रखा गया है इनका नाम, जहाँ जहाँ जो जनजाति रहती है ना। फिर आता है अबोर, फिर मिस्मी, मतलब जनजातियों के नाम पे इनका नाम बताया। फिर पटकाई, कौन पटकाई, पटकाई ये अपने कहाँ पे है, अरु में है, यानी अरुणाचल में है। कहाँ पे है, अरुणाचल में है। याद करने का ट्रिक है, याद करने के लिए हमारा सीधा सा है भाई, डफर से
अब मीर मेरी पट, डफर से अब मीर और फिर मेरी पट गई, पटकाई या फिर पट गई, आप सहूलियत से देख लेना कि डफर से अब मीर मेरी पट गई। डफर से याद रखेंगे ना कि डाफला, ठीक है, सै का कोई मोल नहीं है, डफर से सै और अब का कोई मोल नहीं है, मीर से मीर, सॉरी, डफर से क्या हो गया डाफला, मीर से मेरी हो, ओ मेरी हो, मी से, सॉरी, डफर, डफर से अब मिस मेरी पटकाई, हाँ ये है एग्जैक्ट, डफर से, चूंकि ये मिसमी है ना यहाँ पे, हाँ, तो डफर से अब मिस मेरी पटकाई, तो डफर से क्या हो गया डाफला हो गया, से हमारा कुछ है नहीं, अब से ऐसे अबोर हो गया, मिस से मिसमी हो गया, मेरी से मेरी हो गया और पटकाई से पटकाई हो गया। ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। इधर हमारी डफर आ जाएगी, फिर हमारी अबीर या फिर अबोर आ जाएगी, फिर हमारी मिसमी आ जाएगी, फिर हमारी क्या आ जाएगी पटकाई आ जाएगी। तो ये चार श्रेणियां मिसमी, अबोर, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, डफला, इनका नाम जनजातियों के नाम पे रखा है, तो इन पे ये जनजातियां भी रहते हैं। इसके अलावा नागा पर्वत नागालैंड में है, भाई नग्गा या फिर नागा जो है अपना कहाँ पे है, नागालैंड में है। ये 1 मिनट, नागा कहाँ पे है, ये अपना नागा नागालैंड में है। कहाँ पे है नागा, नागालैंड में है, नाम से ही पता चल रहा है ना, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में है, त्रिपुरा में भी जो है ब्रेल एक महत्वपूर्ण हो जाती है, कौन हो जाती है, ब्रेल। अब जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल होगा, स्पेशल क्या है, एक तो इसमें असम, असम के साथ फ्री है मणि, क्या फ्री है, मणि, और मणि में के साथ नाग तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि नाग के पास ही रहती है। तो ब्रेल जो है ना, वो ब्रेल, ब्रेल एक तो माइंड भी होता है, ब्रेन होता है ना, ब्रेन ट्यूमर से याद रखेंगे भाई, ब्रेन ट्यूमर अर्थात ब्रेल यानी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। तो भाई असम, मणि और नग, यानी नाग आएगा, तो नागालैंड, मणिपुर, असम की बाउंड्री पर बरेल है, इसलिए बरेल हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि असम, मणिपुर और नागालैंड पे है। इसके अलावा मिकिर पहाड़ी मैंने आपको बताई थी कि यह असम में है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ये तो हमारा जब हम मानसून का अध्ययन करते हैं तो गारो खासी जयंतिया तो हमारा सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। तो गारो खासी जयंतिया जो है ना वो कहाँ पे आ जाती है, वहाँ इसमें अरुणाचल वाले हिस्से में, कौन से हिस्से में आ जाएंगे, सॉरी अरुणाचल वाले हिस्से में नहीं, मेघालय वाले हिस्से में कौन से आ जाएंगे, गारो, यार पूरा नहीं, गारो खासी और अंत में जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये हमारे कहाँ आ जाएंगी, मेघालय में आ जाएंगे। तो ये थी भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय की बात, पश्चिमी हिमालय की बात, पश्चिमी हिमालय की बात, उत्तरी हिमालय की बात, या फिर यूँ कहूँ कि हिमालय की बात। आई होप आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होगी, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा, एटलीस्ट ज़्यादा कुछ ना तो कम से कम ट्रिक तो आपको जरूर नहीं मिली है, क्योंकि यह सब मेरी ही बनाई हुई है, अलग से किसी का कॉपी नहीं किया गया है। बाकी डाटा सभी जगह सेम होता है, चाहे आप कहाँ कहीं पे भी देखो, ठीक है, पर महत्वपूर्ण हो जाता है उन डाटों का विश्लेषण करना, ताकि वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण था। अगर हम हिमालय पे और चर्चा करने की बात है, डिबेट भी करने की बात है, तो यकीन मानिए मैं करीब 10 घंटे का लेक्चर अकेले हिमालय पे कर सकता हूँ, पर हमारे लिए उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में कौन कौन सी श्रेणियां थी, उन श्रेणियों का क्या क्या नाम था, उनका क्रम क्या था। क्रम को ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय का अध्ययन करें तो आप एक ऊपर से नीचे या फिर यूँ कहूँ कि उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखिएगा, एक आप पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली अगर सवाल बनेगा तो यही बनेगा। इसके अलावा कुछ नदियों से संबंधित, जैसे हमने हिमालय का नदियों के आधार पे जो डिवाइड किया था उसके आधार पे सवाल बन सकता है। इसके अलावा यकीन मानिए आप लास्ट ईयर के एग्जाम के सवाल उठा के देखिएगा, उसे सोल्व कीजिएगा, बेशक आप आर एस या फिर एसआई तक के भी सवाल सोल्व करेंगे तो भी हिमालय से यही सवाल बनेंगे, इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, ठीक है।
तो एग्जाम की दृष्टि से जो हिमालय का चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की बात करेंगे, उत्तर के विशाल मैदान की बात करेंगे, फिर उसके पश्चात हम दक्कन के पठार की बात करेंगे और अंततः हम तटीय प्रदेश और द्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड कर सकें। और चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको जरूर बेनिफिट हुआ है तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीटी में 40% मार्क्स ला सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, ऑल ऑफ यू।